नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ कत्ल का सुराग नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स ऊपर आपको आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कत्ल का सुराग नॉवल का पार्ट 7। चैप्टर 4। सुबह ठीक 8 बजे मैं गुड़गांव रोड पर एक नई बनती कॉलोनी में था, जहाँ की सतीश बेक्टर की स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट से सुसज्जित नई बनी कोठी थी। वहाँ उस घड़ी पहुँचने के लिए मुझे 2 बातों ने प्रेरित किया था। बेक्टर के बीवी बच्चे आजकल दिल्ली में नहीं थे। बेक्टर की पक्की दिनचर्या थी कि वो सुबह 8 से 9 बजे तक अपने पड़ोसी के साथ टेनिस खेलता था। वहाँ मैं इस पक्की गारंटी के साथ पहुँचा था कि कोई मेरे पीछे नहीं लगा हुआ था। अब ये कहना मुहाल था कि तलवार ने मेरी निगरानी एक ही दिन में किए जाने का इंतज़ाम किया था या अभी निगरानी करने वाले का दिन शुरू नहीं हुआ था। मैंने कोठी से परे अपनी कार खड़ी की और पेड़ों की ओट लेता हुआ उस तक पहुंचा। टेनिस कोर्ट कोठी के एक पहलू में था, जहां की मेरी अपेक्षा के अनुसार गेम में मशगूल बेक्टर मौजूद था। मैं कोठी के दूसरे पहलू में पहुंचा और उधर से दीवार फांदकर भीतर दाखिल हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, उधर के दरवाजे को ताला लगा हुआ था, लेकिन आपके खादिम ने वो ताला 5 मिनट में खोल दिया। दबे पाँव में भीतर दाखिल हुआ। मैंने वो कोठी भी देखी नहीं थी, लेकिन हीरा से, जो कि उसकी खूबसूरती अक्सर बयान करती रहती थी, मैं इतना कुछ इतनी बार सुन चुका था कि बिना देखे ही वहाँ के जोग्राफिये से मैं पूरी तरह से वाकिफ था। लिहाजा सबसे पहले मैं बेक्टर की स्टडी में पहुँचा। स्टडी की 3 दीवारों में सेल्फ थे जो पुस्तकों से भरे पड़े थे। एक तरफ एक 3x5 की टेबल लगी हुई थी। चौथी दीवार में वो दरवाज़ा था जिसमें मैं भीतर दाखिल हुआ। उसकी बगल में एक दीवान था और फिर एक ड्रिंक्स की कैबिनेट थी। अपनी तलाश की शुरुआत मैंने टेबल से की। वहाँ कुछ न था। ड्रिंक्स की कैबिनेट टटोलना भी बेकार गया। मैं पुस्तकों के सामने पहुंचा। एक एक पुस्तक टटोलने का ना तो मेरे पास वक्त था और ना ही वो मुझे ज़रूरी लग रहा था। इसलिए मैंने दोनों हाथों में एक बार की कई पुस्तकें थाम कर उनके पीछे झांकना आरंभ किया। इस बार मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। मैं दूसरी दीवार के सेल्फ टटोल रहा था तो मुझे एक बहुत मोटे ग्रंथ के पीछे कुछ कागजात दिखाई दिए। तत्काल मैंने उन्हें वहाँ से निकालकर उनका मुआयना किया। वो कागजात हीरा के चोरी गए कागजात का एक हिस्सा निकले। उनमें कुछ तो वो पत्र थे जो बकौल बेक्टर उसने हीरा को लंदन से लिखे थे, और कुछ हीरा की डायरी के फाड़े गए पन्ने थे। डायरी के पन्नों में हीरा की हैंडराइटिंग मैंने साफ पहचानी। कौन है? आवाज़ चाबुक की फटकार की तरफ मेरी चेतना से टकराई। मैं हौले से आवाज़ की दिशा में घूमा। दरवाजे पर हाथ में टेनिस का रैकेट थामे सरोज बेक्टर खड़ा था। तुम? वो भौचाका सा मेरा मुंह देखता हुआ बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भीतर कैसे आए? तुम्हारे हाथ में क्या है? तत्काल मैंने कागज को मोड़कर अपनी कोट की जेब में डाल लिया। वो दंदनाता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। वो करीब पहुँचा तो मैं बोला। दरवाज़ा खुला दिखा तो मैं भीतर आ गया और मेरे हाथ, मैंने अपने दोनों हाथ उसे दिखाए। खाली है। वो हकबकाया सा कभी मेरे हाथों को और कभी मेरी सूरत को देखने लगा। स्टडी बढ़िया है तुम्हारी, मैं बोला। क्यों मिलना चाहते थे तुम मेरे से? वो मुझे घूरता हुआ बोला। हीरा की बाबत कुछ बात करनी थी। फ़ोन क्यों नहीं किया? आने की खबर क्यों नहीं की? शहर से बाहर इतनी दूर यहाँ आना क्यों ज़रूरी समझा, जबकि तुम मेरे ऑफिस में भी मिल सकते थे? ये तो कुछ भी फासला नहीं, मैं छाती फुलाकर बोला। अपने क्लाइंट्स की खिदमत की खातिर तो मैं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, साउथ पोल पर पहुँच सकता हूँ, सहारा रेगिस्तान की खाक छान सकता हूँ। बकवास बंद। वो दहाड़ा। ओके बॉस, बेवकूफ़ बनाते हो। तुम चोरों की तरह यहाँ घुसे हो। चोरों की तरह चोरी की खातिर ही घुसा जाता है। बोलो, क्या चुराया तुमने यहाँ से? अभी अपनी जेब में क्या रखा है तुमने? कुछ नहीं। अंधा नहीं हूँ मैं, कोहली। कुछ कागजात की झलक मुझे साफ मिली थी। अभी जो कागजात जेब में रखे हैं उन्हें वापस निकालो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। निकालता हूँ, मैं बड़ी शराफत से बोला। लेकिन कम से कम बैठ तो जाओ। यूँ रैकेट थामे मेरे सिर पर खड़े रहोगे तो वैसे ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। कोई चालाकी करने की कोशिश की तो पछताओगे। कोई चालाकी नहीं होगी। वो मेज के पीछे जाकर अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठने के स्थान पर विजिटर चेयर्स में से एक पर बैठ गया। मैं भी उसके पहलू में एक कुर्सी पर ढेर हुआ और मैंने अपनी जेब से कागजात वापस निकाले। उसमें से एक चिट्ठी मैंने अलग की और उस पर सरसरी निगाह डाली। वाह, मैं बोला, इसमें तो ये भी दर्ज है
कि कौन कौन से सुख तुमने अपनी बीवी से नहीं, सिर्फ हीरा से पाए हैं। जैसे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने चिट्ठी मेरे हाथ से झपट ली। उसने एक आतंकित निगाह चिट्ठी पर डाली और फिर उसका पुर्जा पुर्जा कर दिया। अभी तो कहीं और है, मैं बोला। जैसे ये जिसमें तुमने लिखा है कि सब मुझे दो। वो सख्ती से बोला। अच्छा, अपनी कीमत खुद बोलो। मैं जानता हूं कि मैं हीरा के कातिल से सौदा कर रहा हूं, लेकिन इस घड़ी मैं इस बात को नज़रअंदाज करने को तैयार हूं। तुम समझते हो कि हीरा का कत्ल मैंने किया है और किसी तरह से ये चिट्ठियां तुम्हारे कब्जे में नहीं आ सकती थी, लेकिन मुझे क्या, तुम अपनी कीमत बोलो। काम इतना आसान नहीं। मुझे और ज़्यादा निचोड़ने की भूमिका बना रहे हो। मैंने हीरा का कत्ल नहीं किया। अलबत्ता बहुत लोग मुझे इस जंजाल में फंसाने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। उनमें एक अब तुम भी शामिल हो जाओगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और फिर तुम्हारे कहने पर से ही मैं कातिल नहीं हो जाऊंगा। तुम इस बात को झुटला सकते हो कि तुम यहाँ चोरों की तरह घुसे हो। झुटला सकता हूँ, लेकिन नहीं झुटलाता। मैं कबूल करता हूँ कि मैं यहाँ चोरों की तरह घुसा था, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं कातिल हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ये साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं कातिल नहीं हूँ। मैं असली कातिल की तलाश में हूँ, ताकि ये स्थापित हो सके कि कातिल मैं नहीं हूँ। मैं असली कातिल का कोई सुराग पाने की कोशिश में हूँ। वो सुराग तुम्हें यहाँ मिलने वाला था। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ क्या मिलने वाला था। अपनी तलाश की कामयाबी की गारंटी के साथ मैं यहाँ नहीं आया था। मुझे मालूम था कि मेरी तलाश नाकाम भी जा सकती थी, लेकिन नाकामी का एक पार्ट एडवांस में पढ़ लेने से कामयाबी हासिल नहीं होती। मुझ पर कृपा दृष्टि क्यों? क्योंकि हीरा से तुम्हारे अवैध संबंध थे, क्योंकि हीरा तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि ब्लैकमेल से भड़के शख्स की पनाह कत्ल में ही होती है। ये तमाम बातें तुम्हारे कातिल होने की तरफ बहुत मजबूत इशारा करती है। हीरा के कागजात गायब थे, जो कि मेरी निगाह में कातिल के कब्जे में हो सकते थे। उन कागजात की तलाश में मैं यहाँ आया था। उन कागजात का एक हिस्सा यहाँ मौजूद था। ये कागजात। वो मेरे हाथ में थमे कागजात की ओर इशारा करता हुआ हैरानी से बोला। तुम्हें यहाँ से मिले हैं? हाँ। यहाँ से कहाँ से? उस सेल्फ की उन किताबों के पीछे से। कोहली वो तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला। मैं तो तुम्हें बड़ा काबिल जासूस समझता था, लेकिन तुम तो नीरे गावदी निकले। मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैंने तुमसे कोई उम्मीद बांधी। अब एक तकलीफ करो, मेरी फीस मुझे वापस कर दो। क्या कहना चाहते हो? अरे, अगर मैंने अपनी चिट्ठियाँ वापस हासिल करने के लिए हीरा का कत्ल किया होता तो मैं उन्हें यहाँ लाकर ऐसी जगह खुलेआम किताबों के पीछे रखता जहाँ से कि कोई बच्चा भी उन्हें तलाश कर लेता। तुम खुद गावदी हो या मुझे गावदी समझ रहे हो? अरे, मैंने कत्ल किया होता तो मैं इन कागजात को अब तक संभाल कर रखता। मैंने कत्ल के फौरन बाद ही फूंक फांक ना चुका होता। ये एक अच्छा सवाल है। इसका कोई मैच करता अच्छा जवाब भी तुम्हारे पास ही होगा। इसका जवाब ये है कि ये कागजात मैंने यहाँ नहीं छुपाए। ये कागजात तुम यहाँ अपने साथ लाए हो, और अगर मैं एकाएक ऊपर से ना आ गया होता तो इन्हें तुम मुझे फंसाने की नीयत से यहाँ प्लांट करके जाने का इरादा रखते थे। मैं ऊपर से आ गया, इसलिए तुम ये जाहिर कर रहे हो कि इन्हें तुमने यहाँ से बरामद किया है। कोहली, यूँ अपनी बला मेरे सिर पर मरने का तुम्हारा मंसूबा पूरा नहीं हो सकता। अपना गुनाह किसी और के सिर थोपना चाहते हो तो वो सिर कहीं और जाके तलाश करो, लेकिन अगर कागजात तुम्हारे पास है तो उनका ग्राहक मैं अभी भी हूँ। तुम्हारे हाथ में जो कागजात हैं ये सब अगर मेरी बाबत है, और अगर ये मुकम्मल कागजात हैं जिनमें कि मेरा जिक्र है, तो सौदा अभी हो सकता है। मौजूदा हालात में तुम्हारे से ऐसा कोई सौदा करना तुम्हारे इस ख्याल की तस्दीक करना होगा कि मैं कातिल हूँ। बॉस, ना मैं कातिल हूँ, ना मेरे पास कागजात है, ना कभी थे। मैं यहाँ ये कागजात प्लांट करने आया होता तो इस 1.5 मिनट के काम को अंजाम देकर मैं कब का यहाँ से रुखसत हो चुका होता। ये सब लिफाफेबाजी है। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है तो ना सही। मैं लापरवाही से कंधे झटकाता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर मुलाकात होगी बॉस। मैंने कागजात को वापस अपनी कोट की जेब में रखा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। कहाँ चल दिए? वो मेरे पीछे बोला। घर। मैं बोला, ऐसे कैसे चले जाओगे? क्यों, बैंड बाजे के साथ भेजने का इरादा है क्या? सहनाई का भी इंतजाम हो सकता है। गाने वाली का? क्या? मैंने कहा साथ में गाना भी हो जाए तो कैसा रहे? गाना? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव आए। उसने अपनी भैंगी आंखें मेरे ऊपर फोकस करके मुझे घूरा क्या, गाने के बोल सार्थक किए। मस्खरी बातों का मैं बहुत कदरदान हूँ, मैं बोला, लेकिन सॉरी बॉस, इस वक्त मूड नहीं है। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो केवल मुस्कुराया। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक पहाड़ जैसा आदमी वहां प्रकट हुआ और पूरे का पूरा दरवाज़ा घेर कर खड़ा हो गया। उसका हाथ इतना बड़ा था कि उसमें थमी रिवॉल्वर बच्चे का खिलौना लग रही थी। रिवॉल्वर की नाल का रुख मेरी छाती की तरफ था। केयर टेकर, बेक्टर सहज भाव में बोला, हाल ही में रखा है। लगता है बाकी बातों की तरह इसकी खबर नहीं थी तुम्हें। सच में ही खबर नहीं थी। मैं पहाड़ से संबोधित हुआ। रास्ता छोड़ो भाई, मुझे जरा जल्दी कहीं पहुंचना है। केयर टेकर अपने स्थान से टस से मस भी ना हुआ।
उसके विकराल चेहरे पर बड़ी कमीनी मुस्कुराहट आई और फिर वो बोला, अभी आप कैसे जा सकते हैं? आपकी कोई खातिर तो अभी हुई ही नहीं। देखो कोहली, बेक्टर बोला, अपने जोरावर को भी इस बात की फिक्र है कि यहाँ तुम्हारी कोई खातिर नहीं हुई। क्या चाहते हो भाई? मैं चिंतित भाव से बोला। मैं तो कुछ नहीं चाहता, शायद जोरावर चाहता हो। जोरावर तो सांप को चपाती खिलाना पसंद करेगा या पराठा? पराठा, जोरावर बोला। तंदूरी। सांप को हजम ना हुआ तो साहब की किस्मत। पराठा साहब पहले ही कहीं से खा के आए मालूम होते हैं। वो मेरे चेहरे की चोटों की ओर इशारा करता हुआ बोला, कहीं हाजमा खराब ना हो जाए। साहब का हाजमा सच में खराब है, मैं जल्दी से बोला, इसलिए पराठा फिर कभी। अभी आपका हाजमा ठीक करता हूँ मालिक, जोरावर बोला। उसने रिवॉल्वर को अपने बाएं हाथ में स्थानांतरित किया और दाएं से हाथ से मेरा गिरबान जमकर यूं जमीन से 2 फुट ऊंचा उठा दिया जैसे मैं कोई भारहीन वस्तु था। मैं उसकी पकड़ में छटपटाने लगा। उसने थोड़ी देर मुझे पेंडुलम की तरफ दाएं बाएं हिलाया और फिर छोड़ दिया। मैं धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। हाजमा ठीक हुआ कोहली? बेक्टर व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। हाँ हुआ। मैं उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और हाँफता हुआ बोला, बिल्कुल ठीक हो गया, शुक्रिया। सोच लो। सोच लिया। तो फिर? मैंने जेब से कागजात निकालकर उसके सामने मेज पर रख दिए। बेक्टर उनका मुआयना करने लगा। जितनी देर वो कागजात देखता रहा उतनी देर जोरावर पहाड़ की तरह मेरे सिर पर खड़ा रहा। आखिरकार बेक्टर ने मेज पर से एक सिगरेट लाइटर बरामद किया और उन कागजातों को आग लगा दी। मुझे लगता है, वो बोला, कि मेरे से ताल्लुक़ रखते कागजात इतने ही थे। हीरा इन्हीं की धमकी से मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी और साथ में अपने पट्टे की भी, सुधीर कोहली की भी। यूँ धमकी देती थी जैसे तुम सुपरमैन हो, फैंटम हो। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि मुझे एतबार नहीं आता था कि तुम्हारे जैसा आदमी इतना नीचे गिर सकता था कि एक रंडी के ब्लैकमेल जैसे घिनौने कारोबार में उसका जोड़ीदार बन सकता था। कितना गलत सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खराब निकले। इन कागजात को यहाँ प्लांट करने पहुँच गए। तब तक कागजात से उठती लपट उसके हाथ तक पहुँचने लगी थी। उसने उन्हें एक बड़ी सी एस्ट्रे में झोंक दिया और जेब से रुमाल निकाल कर अपने हाथ पहुँचने लगा। इन कागजात को राख करके अच्छा नहीं किया तुमने, मैं बोला। इनमें कत्ल का कोई सुराग छुपा हो सकता था और वो सुराग हीरा के कातिल की गिरफ्तारी में मददगार साबित हो सकता था। मैंने क्या लेना देना हीरा के कातिल से और उसकी गिरफ्तारी से? वो लापरवाही से बोला। मेरी तरफ से तो अच्छा होता कि हीरा के साथ साथ तुम्हारा भी काम हो गया होता। मैं हीरा के ब्लैकमेल रैकेट में शरीक नहीं था। अब तुम्हें कुछ भी कहने का अख्तियार है। तुम्हारा टेनिस का खेल आज जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? जोरावर को घर आए बिन बुलाए मेहमान की खबर लग गई थी। वो मुझे बुलाने टेनिस कोर्ट पर पहुंच गया था। ये अपने आप में सबूत है कि कागजात मैं यहाँ प्लांट करने नहीं आया था। इसके मुझे देखने, तुम्हें बुलाने जाने और तुम्हारे यहाँ पहुँचने के वक्फे में तो मैं यहाँ 3 बार आ जा सकता था। अब छोड़ो वो किस्सा। जब असल इरादा तुम्हारा ये था, मैंने एस्ट्रे की ओर इशारा किया, तो कागजात की कीमत क्यों पूछ रहे थे? अगर तुम कोई कीमत बोलते तो ये अपने आप में सबूत होता कि ये कागजात तुम ही यहाँ लाए थे और अब तुम हीरा का ब्लैकमेल रैकेट खुद चलाने के ख्वाहिशमंद थे। मैं कोई कीमत बोलता तो तुम मुझे गलत आदमी समझते, लेकिन उसका उलट तुम्हें मंजूर नहीं। कीमत ना बोलने का कोई क्रेडिट तुम मुझे नहीं देना चाहते। तुम बड़े टॉप के हरामी हो कोहली। तुम्हारी कौन सी मूव के पीछे क्या मकसद छुपा है ये तो कोई तुमसे बड़ा हरामी ही भांप सकता है, जो कि मैं नहीं हूँ। कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो पहुँच ही जाओगे हरामपंती के शिखर पर। बॉस, जोरावर आशापूर्ण स्वर में बोला, मैं इसकी जुबान को तर दूँ? जाने दे, बेक्टर बड़ी दयानतदारी से बोला। मेहमान है। जोरावर के चेहरे पर निराशा के भाव आए। कोहली, बेक्टर बोला, मौके का फ़ायदा उठाकर फूट ले, वरना ऐसा ना हो कि उतावला हो रहा जोरावर मेरी इजाज़त के बिना ही तेरा पराठा सेक दे, तंदूरी, बड़े वाला। पराजय और अपमान के बोझ के नीचे दबा मैं वहाँ से रुखसत हुआ। आपके खादिम की तकदीर तो वाकई उससे रूठ गई थी। तभी तो कदम कदम पर, हद तक कदम कदम पर नाकामी के रूबरू होना पड़ रहा था। मैं गोल मार्केट पहुंचा। पुलिस के आदमियों से खबरदार तब भी मैं बहुत सावधानी से वहां पहुंचा और मुझे यकीन था कि अव्वल तो कोई मेरे पीछे लगा नहीं हुआ था। लगा हुआ था तो मैंने उसे अपने पीछे से झटक दिया था। अमोलक राम की आर्म्स एंड एम्युनिशन शॉप खुल चुकी थी, लेकिन वो खुद वहां मौजूद नहीं था। वहां काउंटर के पीछे मेरा एक जाना पहचाना सेल्समैन मौजूद था। बाबूजी कहाँ गए? मैंने उससे पूछा। उन्हें तो वो घबराया सा बोला, पुलिस पकड़कर ले गई। क्यों? अभी दुकान खुली थी कि वो लोग यहाँ आदम के थे। उन्होंने बाबूजी को आनन फानन जीप पर बिठाया और ये जा वो जा। वजह कुछ नहीं बताई? बाबूजी को बताई होगी, मुझे तो मालूम नहीं। कमाल है, ज़रा फ़ोन दिखाओ। उसने फ़ोन मेरे सामने सरकाया तो मैंने पुलिस हेडक्वार्टर यादव के लिए फ़ोन किया। वो वहाँ नहीं था। मैंने अपने ऑफिस को फ़ोन किया।
मैं बोल रहा हूँ। रजनी लाइन पर आई तो मैं बोला, कहाँ से बोल रहे हैं? वो व्यग्र भाव से बोली, गोल मार्केट से। क्यों? आपके लिए पुलिस का बुलावा है। आपके लिए पुलिस का हुक्म है कि आप फौरन पुलिस हेडक्वार्टर में एसीपी तलवार के हुजूर में पेश हों। मैंने उन्हें कहा था कि मेरा आपसे संपर्क होते ही मैं तलवार साहब का संदेशा आपको दे दूंगी, लेकिन उनको तसल्ली नहीं। 5-5 मिनट में फ़ोन आ रहा है और हर बार एक ही बात पूछी जा रही है, आप आए या नहीं, आपसे संपर्क हुआ या नहीं। ऐसी क्या आफत आ गई है? उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन कोई आफत आ ही गई मालूम होती है। जो ठीक है, मैं पहुंचता हूं तलवार के पास। कहीं आप फिर गिरफ्तार तो नहीं होने वाले? पता नहीं, जैसे हालात होंगे मैं तुझे खबर करूंगा। फिर मैंने संबंध विच्छेद कर दिया। मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। बदहवास सा अमोलक राम मुझे एसीपी तलवार के ऑफिस में बैठा मिला। मैंने तलवार का अभिवादन किया और अमोलक राम से हाथ मिलाया। बैठो, तलवार गंभीरता से बोला। शुक्रिया। मैं अमोलक राम के पहलू में एक कुर्सी पर बैठ गया। मैसेज मिला? जी हाँ मिला, तभी तो दौड़ता चला आया सिर के बल। मैंने एक उड़ती निगाह अमोलक राम की परेशान हाल सूरत पर डाली और फिर बोला, माजरा क्या है जनाब? माजरा इन साहब की मौजूदगी से ही तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोहली, अमोलक राम दबे स्वर में बोला। मुझे सब कुछ बताना पड़ा था। तो क्या हो गया? मैं आश्वासन भरे स्वर में बोला, तुमने कोई गैरकानूनी काम थोड़े ही किया है। पुलिस से, तलवार सख्ती से बोला, कोई जानकारी छुपा कर रखना भी गैरकानूनी काम होता है। एसीपी साहब, अमोलक राम बोला, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम था कि वो गोली किसी कत्ल के केस में चली थी। अब मुझे क्या सपना आना था कि इसे आपको उस गोली की बैकग्राउंड बतानी चाहिए थी। आपको पूछना चाहिए था उस गोली की बाबत। खामखा मुझे एक गोली दिखाई जाती है और सवाल किया जाता है कि वो कैसे रिवॉल्वर में फिट आने वाली गोली थी। मैंने सवाल का जवाब दे दिया और गोली लौटा दी। इसमें क्या गैरकानूनी काम कर दिया मैंने? वो गोली सबूत है। किस बात का? उसने उत्तर न दिया। किस बात का? मैंने भी अमोलक राम का सवाल दोहराया। जब गोली बरामद होगी तो मालूम पड़ जाएगा। तलवार बोला, कहाँ है वो गोली? कौन सी गोली? वो गोली जो तुमने 3 दिन पहले मंगलवार को जांच के लिए इन्हें सौंपी थी। आपको कैसे खबर लगी जनाब? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो गला फाड़ कर चिल्लाया, मेरे पास है। मैं दबे स्वर में बोला, निकालो। मैंने जेब से अपना बटुआ निकाला। हीरा के पलंग की मैट्रेस से निकली अमोलक राम के लिफाफे में रखकर लौटाई गोली तब भी लिफाफे में ही थी, लेकिन पिछली रात अस्थाना की रिवॉल्वर से पेड़ में चलाई गोली मैंने वैसे ही बटुए के एक कोने में धकेल दी थी। मैंने वहां से गोली निकालकर तलवार के सामने मेज पर रख दी। तलवार ने गौर से उसका मुआयना किया। फिर उसने अपनी मेज की दराज से एक लिफाफा निकाला जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, हीरा ईरानी की लाश से निकाली गई गोली। उसने लिफाफे में से गोली निकाली, लिफाफे को मेरे वाली गोली के पहलू में रखा और लिफाफे पर गोली रखी। क्या फ़र्क है? वो बोला। देखने में तो कोई फ़र्क नहीं लगता। मैं दबे स्वर में बोला, दोनों हुबहू एक जैसी गोलियां हैं जो कि एक ही हथियार से चलाई गई हैं। एक जैसे हथियार से जनाब। दोनों 45 कैलिबर की कोल्ट रिवॉल्वर से चली गोलियां हैं, लेकिन ये 2 जुदा रिवॉल्वरों से नहीं बल्कि एक ही रिवॉल्वर से चली है। ये बात इन पर एक निगाह, नंगी निगाह डालकर ही नहीं कही जा सकती। ये वो जिद भरे स्वर में बोला, हीरा के कत्ल के दौरान मौका वारदात पर चली गोली ही है। वहाँ 2 गोलियां चली थी। एक हीरा की छाती में लगी थी जिसने उसकी जान ली थी, दूसरी उसके जिस्म के करीब मैट्रेस में धंस गई थी। हमें पलंग पर बिछी चादर में और चादर के नीचे मैट्रेस में गोली का सुराख मिला था, लेकिन गोली नहीं मिली थी। किसी ने गोली उस सुराख में से निकाल ली थी। ज़रूर कोई पुलिस से पहले ये जानने का इच्छुक था कि वो गोली कैसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी, ताकि फिर वो ऐसे शख्स को ट्रेस कर सकता जो कि हीरा का करीबी था, उसका कातिल हो सकता था और वैसी रिवॉल्वर का मालिक था। वो कोई तुम हो मिस्टर प्राइवेट डिटेक्टिव। ऐसा खुराफाती आदमी मुझे इस केस में एक ही दिखाई दे रहा है जो कि तुम हो। फिर जब हमने चुपचाप ये मालूम करवाया कि क्या तुम्हारी जानकारी के दायरे में कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन डीलर भी था, तो इन साहब का नाम सामने आया। इन्हें पकड़कर यहाँ मंगवाया गया तो इन्होंने जल्दी ही सारी कहानी कह दी। अब बोलो, तुमने मैट्रेस में से गोली क्यों निकाली? मैंने नहीं निकाली, मैं दिलेरी से बोला, और मैं अभी भी कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये गोली मर्डर वेपन से ही चली हो। तलवार ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। फिर उसने दराज में से एक खाली लिफाफा निकाला। उस पर पहले लिफाफे जैसे ही मोटे मोटे अक्षरों में सुधीर कोहली से बरामद हुई गोली लिखा था, और मेरे वाली गोली उठाकर उस लिफाफे में बंद किया और फिर कॉल बेल बजाई। तत्काल एक हवलदार भीतर आया। ये दोनों लिफाफे तलवार ने आदेश दिया, बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास ले जाओ और कंपैरिजन की रिपोर्ट लेकर उल्टे पांव वापस लाओ। जी जनाब, हवलदार तत्पर स्वर में बोला। उसने मेज पर से लिफाफे उठाए और वहां से रुखसत हो गया। अगर ये दोनों गोलियां, तलवार मुझे घूरता हुआ बोला, आपस में मिलती पाई गई तो जानते हो इसका मतलब क्या होगा? यही, मैं बोला,
कि दोनों गोलियां एक ही रिवॉल्वर से चली थी। उस रिवॉल्वर से हीरा के कत्ले के केस में जिससे घातक गोली चली थी। कबूल, लेकिन इससे ये कैसे साबित हो जाएगा कि दूसरी गोली मैट्रेस में से निकली थी? और कहाँ से निकलेगी जब मौका वारदात पर 2 ही गोलियां चली थी? तो मौका वारदात पर 2 गोलियां चली थी, लेकिन उन गोलियों को चलाने वाली रिवॉल्वर से, कथित मर्डर वेपन से दर्जनों गोलियां कहीं और कभी और चली हो सकती हैं। दूसरी गोली उन्हीं कहीं और चली गोलियों में से एक हो सकती है। जनाब, घातक गोली की शिनाख्त तो ये है कि वो पोस्टमार्टम के दौरान लाश में से निकली। दूसरी गोली घातक गोली से मिलती भी पाई गई तो ये कैसे स्थापित होगा कि वो उस मैट्रेस में दागी गई थी जिस पर कि हीरा की लाश पड़ी पाई गई थी? वो हड़बड़ाया। मुझे घूरती उसकी निगाह एक क्षण को विचलित हुई और फिर वह पूर्ववत कठोर स्वर में बोला, ये तुम अपनी जुबानी कबूल करोगे कि वो गोली तुमने मैट्रेस में से निकाली थी? अच्छा, जबरदस्ती? फिर तुम्हें यह भी कबूल करना पड़ेगा कि वारदात के वक्त तुम मौका वारदात पर मौजूद थे। जनाब, अगर मैं वारदात के वक्त मौका वारदात पर मौजूद रहा होता तो ये गोली वहां मैट्रेस में से नहीं, हीरा की बगल में लुढ़की पड़ी मेरी लाश में से बरामद हुई होती। आप कातिल के ऐसा अक्ल का अंधा होने की कल्पना क्यों कर सकते हैं कि वो अपने पीछे अपनी करतूत का एक चश्मदीद गवाह जिंदा छोड़े जाता? तुम तब कहीं इधर उधर रहे होगे और कातिल को वहां तुम्हारी मौजूदगी की खबर नहीं लगी होगी। इधर उधर कहाँ? पलंग के नीचे? शट अप! मैं सुबह 5 बजे वहां कैसे मौजूद था? हीरा से तुम्हारा अफेयर था। तुम अपनी जुबानी मानो या ना मानो, हमारी तफ्तीश यही कहती है कि तुम्हारा उससे अफेयर था। तुम पिछली रात से ही वहां मौजूद रहे हो सकते हो। किस लिए? मौज मेले के लिए। और किस लिए? आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि हीरा कैसी फायर ब्रांड औरत थी। आप ये भी नहीं जानते कि इस पंजाबी पुत्र की रगों में खून की जगह 93 ऑक्टेन दौड़ती है। मेरी वो रात हीरा के पहलू में गुजरी होती तो अगली दोपहर तक मैं उठकर पैरों पर खड़ा ना हो पाया होता। यानी कि जैसे हीरा की सोते में जान गई थी, वैसे ही मेरी भी सोते में ही उसके पहलू में जान चली गई होती। नेचर कॉल के लिए किसी को उठना पड़ता है। तुम्हारी खुशकिस्मती ये रही होगी कि तुम कातिल के बेडरूम में पहुंचने से बस जरा ही पहले टॉयलेट में गए होंगे और कातिल को टॉयलेट में मेरी मौजूदगी की खबर नहीं लगी होगी। हाँ, हकीकत तो वही थी जो वो बयान कर रहा था, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए मैं एक फरमाइशी हंसी हंसा। तभी हवलदार वापस लौटा। उसने दोनों लिफाफे तलवार के सामने मेज पर रख दिए और बोला, जनाब, पराशर साहब बोलते हैं कि दोनों गोलियां एक ही रिवॉल्वर से चलाई गई हैं। वो बात सुनते ही मुझे जैसे सांप सूंघ गया, यानी कि मर्डर वेपन मेरे अधिकार में था। अब जैसे उस काइया पुलिस वाले ने अमोलक राम को खोज निकाला था, वैसे ही वो मेरी कार में से अस्थाना वाली 45 कोल्ट रिवॉल्वर बरामद कर लेता तो दिल्ली शहर में मौजूद मेरे सारे हिमायती मिलकर भी मुझे उस संकट से नहीं उबार सकते थे। जरूर ये ऑस्ट्रेली की फेमस लक को किसी कलमुहे की नज़र लग गई थी। मेरा दिमाग तेजी से उस दुश्वारी से निकलने के लिए कोई विश्वसनीय कहानी सोचने लगा। तलवार ने भुकुटी के एक इशारे से हवलदार को डिसमिस किया और फिर अमोलक राम की तरफ घूमा। आप भी जाइए। शुक्रिया। अमोलक राम तत्काल उछलकर खड़ा हुआ। आपको आपके अपने हित में राय दी जाती है कि आइंदा ऐसे बखेड़ों से बचकर रहें। यारी दोस्ती दिखाने के और भी जरिए होते हैं। आइंदा ऐसा जरिया अख्तियार ना करें जो आप और आपके कारोबार दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता हो। मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। जाइए। मेरी तरफ हाथ हिलाता वो वहां से रुखसत हो गया। फिर तलवार मेरी तरफ आकर्षित हुआ। उसने यूं मेरी तरफ देखा जैसे कसाई बकरे को देखता है। अब बोलो। वो मेरे से हासिल हुई गोली वाला लिफाफा अपनी एक उंगली से ठकठकाता हुआ बोला, ये गोली तुम्हारे पास कहाँ से आई? रूबी ने दी। मैं यूं बोला जैसे वो बात मजबूरन मुझे अपनी जुबान पर लानी पड़ रही हो। किसने? वो अचकचाकर बोला। रूबी ने। रूबी गोमेज ने, हीरा की मेड। कब दी? मंगलवार, जब मैं उसके घर पर उससे मिला था। उस मुलाकात की बाबत मैंने बताया तो था आपको। मुलाकात की बाबत बताया था, गोली की बाबत नहीं बताया था। जनाब, तब गोली की बाबत बताने लायक कोई बात तो होती। तब उस गोली की बाबत अभी कुछ मुझे कहाँ मालूम था। उस रोज तो वो गोली मैंने अमोलक राम को सौंपी थी, जिसकी बाबत उसने मुझे अगले रोज यानी कि परसों बताया था कि वो कैसे हथियार से चली गोली थी। तो परसों इस बात की खबर पुलिस को की होती। किस बात की खबर पुलिस को की होती जनाब? मुझे क्या सपना आया था कि उस गोली का रिश्ता कत्ल के केस से निकल सकता था? मेरे पास ये जानने का था कोई साधन कि हीरा का कत्ल 45 कैलिबर की रिवॉल्वर से निकली गोली से हुआ था? मेरे को तो यहाँ कदम रखने से पहले तक नहीं मालूम थी ये बात। रूबी के पास वो गोली कहाँ से आई? वो कहती थी कि जब वो मंगलवार सुबह हीरा के फार्म हाउस पर पहुंची थी तो वो गोली उसे बेडरूम के फर्श पर पड़ी मिली थी। फर्श पर? जरूर वो मैट्रेस से पार किसी सख्त चीज से, किसी कब्जे या स्प्रिंग वगैरह से टकराई होगी और छिटक कर छेद से बाहर आकर गिरी होगी। नॉनसेंस।
मैं आपको वो ही बता रहा हूँ जो मुझे रूबी ने बताया था। उसने गोली फर्श पर पड़ी पाई थी और कोई अजीब सी चीज़ जानकर उठाकर अपनी जेब में रख ली थी। अजीब सी चीज़ जानकर? क्या बड़ी बात है जनाब, 100 में से 99 बल्कि 1000 में से 999 लोगों ने गोली नहीं देखी होती। फिर उसे सूझा कैसे कि वो गोली थी? उसने गोली मुझे दिखाई थी, तब मैंने उसे बताया था कि वो तो रिवॉल्वर की गोली थी जो कि उसे मौका वारदात पर पड़ी मिली थी। हाँ, फिर भी तुमने इस बात को पुलिस की जानकारी में लाने के काबिल नहीं समझा? मैं ज़रूर लाता, लेकिन जब तक मुझे उस गोली के बाबत कुछ मालूम हुआ तब तक रूबी मर गई। तब मुझे एक खतरा सताने लगा कि पता नहीं अब कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा या नहीं कि गोली मुझे रूबी ने दी थी। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं तुम्हारी इस बात पर। देख लीजिए अब आप ही, यानी कि मेरा अंदेशा सही था। फिर भी इस बात की खबर तुम्हें पुलिस को करनी चाहिए थी। मेरा पूरा इरादा था ऐसा करने का, लेकिन उस सूरत में जबकि मुझे हीरा के कत्ल में इस्तेमाल हुए मर्डर वेपन की बाबत पता चल जाता। अगर वो मर्डर वेपन 45 कैलिबर की कोल्ड रिवॉल्वर पाया जाता तो मैं ज़रूर इस गोली के साथ आपके पास पहुंचा होता। लेकिन आप जानते हैं कि मर्डर वेपन के बारे में तो अखबारों में कुछ छपा ही नहीं है। आज के अखबारों में छपा है। बदकिस्मती से आज का अखबार पढ़ने का मुझे मौका नहीं लगा। क्यों? गोली से संबंधित अपना बड़ा नुक्स छिपाने के लिए पिछली रात रजनी के साथ बीती घटना का तब जिक्र करना आपके खादिम को बड़ी डिलक्स स्ट्रेटेजी लगी। जनाब, परसों से ही मैं ऐसी हालत के हवाले हूँ। मैं अपने स्वर को भरसक दयनीय बनाता हुआ बोला कि मेरा दिमाग भन्नाया हुआ है। परसों रात मुझे गुंडों ने पीट दिया, जिसका सर्टिफिकेट ये देखिए। ये मेरी कनपट्टी पर बना घूमड़ और आंख के नीचे बना जख्म है। उससे पहले मेरी पता नहीं कब चोरी गई रिवॉल्वर कत्ल के मुकाम से बरामद हुई। कल रात को मेरे सेक्रेटरी के घर चोर घुसा है, फिर उसका अपने घर से अगवा हो गया। क्या? कल रात ही जनाब, चोरों के जाने के बाद, आपके जाने के बाद, पुलिस के जाने के बाद, मेरे जाने के बाद। क्या किस्सा है? मैंने किस्सा सुनाया। इतना बड़ा वाकया छुपा कर बैठे हुए हो? वो हैरानी से बोला। पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? एक कुलीन परिवार की इज्जतदार कुमारी कन्या की आबरू का सवाल था जनाब। लेकिन फिर भी परसों रात खुद पर हुए हमले की रपट लिखवाई? नहीं, वो भी नहीं जनाब। मेरी जान को खतरा है। मुझे हर क्षण लगता है जैसे हीरा और रूबी का कत्ल हुआ है वैसे ही मेरा भी कत्ल होने वाला है। ऐसे माहौल में दादा लोगों की दादागिरी से डर जाना क्या स्वाभाविक नहीं मेरे लिए? वैसे तो बड़े साहसी बनते हो। अधिक साहसी कभी कभी विडंबना बन जाती है जनाब। अब तुम्हारी सेक्रेटरी कहाँ है? मेरे ऑफिस में, लेकिन वहाँ उसे कोई खतरा नहीं। और घर पर आज दोपहर बाद तक उसके माँ बाप लौट आएंगे। मैं उसकी हिफाजत के लिए उसके घर पर पुलिस तैनात कर सकता हूँ। वो आपकी मेहरबानी है, लेकिन यूँ लड़की और भी अड़ोस पड़ोस की निगाह में आ जाएगी। जनाब, मुझे उम्मीद है उसके माँ बाप उसकी बखूबी हिफाजत कर लेंगे। उस अगवा करने वाले की सूरत बयान कर सकते हो? सूरत भी बयान कर सकता हूँ और उसका नाम भी बता सकता हूँ। अच्छा, जी हाँ, उसका नाम रघुवीर है। और परसों रात मेरे अगवा के वक्त उसके साथ उसके जो 2 चमचे मौजूद थे उनके नाम इब्राहिम और कलीराम है। और क्या जानते हो उनके बारे में? और कुछ नहीं जानता, मैं बोला। उनकी बाबत यादव से हासिल जानकारी का जिक्र करना और जानकारी के साधन का जिक्र करना यादव की खातिर मुनासिब नहीं था। नाम कैसे जाने? तलवार बोला। मैंने बताया। उनके हुलिये बयान करो। मैंने किए। वो बोला। वो कुछ खामोशी से बैठा और अपनी कुर्सी का हत्था ठकठकाता रहा और फिर बोला, तुम बहुत खुराफाती आदमी हो। खुराफाती और झूठे भी। बहुत सी बेजा हरकतें तुमने की हैं जिनकी वजह से तुम्हें अभी हवालात में बंद किया जा सकता है। और ऐसा बंद किया जा सकता है कि तुम्हारे हिमायती भी तुम्हारे किसी काम ना आ सकेंगे। जब तुम यहाँ पहुँचे थे तो मेरा ऐसा ही कुछ करने का पक्का इरादा था, लेकिन तुमने अपनी और अपनी सेक्रेटरी की जो पर्सनल ट्रेजेडीज सुनाई हैं उन्होंने मुझे द्रवित किया है। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। गोली की बाबत तुम्हारा बयान और अपनी रिवॉल्वर की चोरी की बाबत तुम्हारा बयान बिल्कुल भी विश्वास में आने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हिरासत में नहीं ले रहा हूँ। मिस्टर कोहली, अगेंस्ट माई बेटर जजमेंट आई एम लेटिंग यू ऑफ। थैंक यू सर, मैं हर्षित स्वर में बोला। अब इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, यहाँ से निकल जाओ। फौरन जनाब, फौरन। मैंने उसे बनावटी सैल्यूट मारा और वहाँ से कूच कर गया। मैं पार्किंग में पहुंचा तो यादव मुझे मेरी कार के करीब खड़ा मिला। नमस्ते, मैं बोला। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतज़ार। तलवार ने कैसे तलब किया? कार में बैठो, बताता हूँ। हम दोनों कार में बैठे तो मैंने तलवार से अपना इंटरव्यू अक्षरश दोहराया। बोली। आखिर में यादव बोला, तेरी खैर नहीं। यार, तुमने तो तकिया कलाम ही बना लिया है इसे अपना। तेरी खैर नहीं, तेरी खैर नहीं। अभी कितनी बार और कहोगे? जब इतना कुछ बताया है तो बाकी क्यों छुपाता है, जबकि तू जानता है कि कम से कम इस बार मैं तेरी तरफ हूँ। अब कबूल कर कि सोमवार की रात को तू हीरा के साथ था। तेरी मौजूदगी में उसका कत्ल हुआ था।
मैट्रेस में से गोली तूने ही निकाली थी, और जिन कागजात की सारी हाय तौबा है वो हीरा ने तुझे सेफ स्टडी के लिए नहीं सौंपे थे। तूने उसके कत्ल के बाद उसके बेडरूम से चुराए थे। इतनी बातें एक साथ कबूल करूं? ना भी करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही हकीकत है। कोहली, मैं तेरा पुराना वाकिफ हूं। जबकि तलवार का तेरे से वास्ता ताज़ा ताज़ा पड़ा है, तो तलवार को बहला सकता है, मुझे नहीं। अब कबूल कर कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। मैं कबूल करूंगा तो तुम्हारा अगला दाव ये होगा कि हीरा का कत्ल भी मैंने ही किया है। अभी नहीं होगा, बात की गारंटी नहीं करता। ठीक है, किया कबूल। तो सोमवार रात को हीरा के साथ था? हाँ। कत्ल तेरी मौजूदगी में हुआ था? हाँ। कातिल की शक्ल देखी थी? नहीं। अपनी वहाँ मौजूदगी को छुपा के क्यों रखा? फौरन कत्ले की खबर पुलिस को क्यों न दी? कागजात की वजह से। उनमें मेरा भी कोई कच्चा चिट्ठा हो सकता था जिसे कि मैं उनमें से सेंसर करना चाहता था, लेकिन नौबत ही ना आई। कागजात तो हाथ के हाथ ही मेरे फ्लैट से चोरी चले गए। यानी कि कत्ले के बाद भी कातिल वहाँ से चला नहीं गया था, वो तुम्हारी निगहबानी के लिए वहीं कहीं छुप गया था। जाहिर है कागजात तुम्हारे फ्लैट से कातिल नहीं चुराए, ये भी जाहिर है। और क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? चोरी गए कागजात में से कुछ कागजात प्रकट हो चुके हैं। कहाँ? हीरा के एक और एडमायरर सरोज बेक्टर के यहाँ। तफसील से बताओ सारी बात। मैंने बताई। मैंने जोरावर का हुलिया भी बयान किया। तुम यहीं ठहरना। मैं खामोश हुआ तो यादव बोला। मैं गया और आया। मैंने सहमति में सिर हिलाया। वो कार में से निकला और हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में दाखिल हो गया। उसके पीछे मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। 5 मिनट में यादव वापस लौटा। वो वापस कार में मेरे पहलू में आ बैठा और उसने पुलिस की एक रिकॉर्ड शीट मुझे थमाई। उस शीट पर 2 क्लोजअप चित्र लगे हुए थे, जिनमें से एक फ्रंट पोज था और दूसरा प्रोफाइल था। पहचाना? यादव बोला। हाँ। मैं तत्काल बोला, यही है जोरावर। इसका असली नाम जावर सिंह है। बहुत शातिर चोर, ताला तोड़, तिजोरी तोड़ और सेंधमार है। 2 कत्ल भी कर चुका है, लेकिन एक सेंधमारी की वारदात के अलावा इसका कोई जुर्म साबित नहीं हो सका था। उस जुर्म में इसे 3 साल की सजा हुई थी, जिसे काटकर ये कोई 6 महीने पहले छूटा था। इसके अपने थाने में हफ्तावारी हाजिरी भरने की रूटीन थी, जिस पर कि इसने 4 हफ्ते भी अमल नहीं किया था। तलाश किए जाने पर यह मिला नहीं था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ था कि नेपाल भाग गया था। लेकिन अब तुम्हारी बातों से ये सिद्ध होता है कि ये जावर सिंह से जोरावर बन गया हुआ है और इसे सरोज बेक्टर ने पाल लिया हुआ है। कोहली, अगर इतना शातिर और बदमाश खूनी बेक्टर की सरपरस्ती में है, तो फिर बेक्टर हीरा का कातिल नहीं हो सकता। फिर अपने हाथ खून से रंगने की जगह इसने इसी को कहा होता कि हीरा की सिल्वर मून में हाजिरी के दौरान ये हीरा के फार्म हाउस में घुसता और जो भी ताले वाले खोलने ज़रूरी होते उन्हें खोलकर वहाँ से हीरा के वो फसादी कागजात चुरा लाता। कत्ल ज़रूरी होता तो वो भी उसने जोरावर को ही करने को कहा होता। दम तो है तुम्हारी बात में। मैंने कबूल किया। कत्ल का हथियार भी था जोरावर के पास। मैंने बेक्टर की कोठी पर उसके हाथ में जो रिवॉल्वर देखी थी वो 45 कैलिबर की कोल्ट ऑटोमेटिक थी, और हीरा का कत्ल ऐसी ही रिवॉल्वर से हुआ था। तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे घर के ताले खोल लेना भी जोरावर के लिए चुटकियों का काम था। कोहली, तुझे जोरावर की बाबत तलवार को बताना चाहिए था। पहले कैसे बताता? पहले मुझे जोरावर की इतनी सारी खासियत कहाँ मालूम थी? वो तो तुमने मुझे अब बताई है। अब वापस पहुँच जाओ तलवार के पास। मैंने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? यादव बोला। मैं उसके सामने नहीं पड़ना चाहता। मुझे डर है कि मेरी बाबत कहीं उसका इरादा ना बदल जाए। मुझे छोड़कर उसने जो दयानतदारी दिखाई है, पीछे बैठा, वो उसके लिए पछता ना रहा हो। दोबारा उसके सामने पड़ना, खामखा वक्ती तौर पर टल गई मुसीबत को फिर से न्योता देना होगा। सोच तो ये तुम्हारे फायदे की मूव है। पुलिस के डंडे में बड़ी ताकत होती है। तलवार चुटकियों में जोरावर से नहीं, सरोज बेक्टर से भी सब कुछ कबूलवा लेगा। नहीं। क्यों नहीं? मेरे को एक बात बहुत चुभ रही है। अगर जोरावर के माध्यम से कागजात बेक्टर ने चोरी करवाए थे, तो कागजात को नष्ट कर देने की जगह वो तमाम कागजात में से एन वही कागजात क्यों संभाले बैठा था जिनसे कि खुद उसका ताल्लुक था। दूसरों के कच्चे चिट्ठे को संजो कर रखने में तो उसकी दिलचस्पी किसी भी वजह से हो सकती थी, लेकिन खुद अपना कच्चा चिट्ठा भला क्यों वो संभाले रहता? तुम ये कहना चाहते हो कि किसी और ने वो कागजात वहाँ प्लांट किए थे? हाँ, खास तौर से छांट कर। सिर्फ वही कागजात जो बेक्टर की पोल पट्टी खोलते थे। चिट्ठियों के अलावा डायरी में से भी वही बरके फाड़े गए थे जिनमें सिर्फ बेक्टर का जिक्र था। मुझे लगता है कि बेक्टर को सच में ही अपनी स्टडी में उस कागजात की मौजूदगी की खबर नहीं थी। उसको तो उसकी बाबत में मेरी वजह से ही पता चला था। उसको कत्ल और चोरी के इल्ज़ाम से बरी कर रहे हो? ऐसा करते मेरा कलेजा फटता है, लेकिन हालात का इशारा तो इसी तरफ है। तो दोस्तों, ये द कत्ल का सुराग नॉवल का पार्ट 7। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।